सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो डिविडेंड के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ID। देखिए यहां पे क्या है कि दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट इनकम विच इज जनरली टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Income by way of interest on security is chargeable under the head of the income from other sources if it is not charged under the head of the profit and gains from business or profession। क्या मतलब हुआ, इसको मैंने सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मैंने कहा सिक्योरिटीज, और यू नो बेटर अबाउट द सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज हमने कहा डिस्कस करी सर? कैपिटल गेन में डिस्कस करी थी। और कैपिटल गेन में हमने डिस्कस करी थी कैपिटल गेन में कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं है। ओके अब मैं सिक्योरिटीज के ऊपर किसकी बात कर रहा हूं? इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ओके तो अब आपको ये पता है कि अगर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाए, और ट्रांसफर मींस सेल किया जाए, क्योंकि मैं वर्ड जो है वो छोटा वर्ड नहीं यूज कर रहा था, मैं ब्रॉडर वर्ड यूज कर रहा हूं। तो वहां पे उसको ट्रांसफर करके अगर आपको कोई एक तरह से कैपिटल गेन होता है तो दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द कैपिटल गेन। सो इट मींस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज इफ समथिंग इज अर्न्ड देन इट इज टू बी कॉल्ड एज ए कैपिटल गेन। थोड़े टाइम के लिए तो शॉर्ट टर्म है, ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म है। यू नो बेटर द टाइम पीरियड फॉर इट, फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अब स्टॉक इन ट्रेड है इसका मतलब आप क्या हैं? ट्रेडर हैं। जब ट्रेडर हैं तो सिक्योरिटीज आपके स्टॉक में तभी पड़ेंगी। आपका काम क्या है? ब्रोकर, बाइंग और सेलिंग का काम है सिक्योरिटीज को। तो अब अगर आपके पास दीज सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय एन एसएससी एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो उनसे अगर आपको कोई इनकम होती है तो दैट इज टू बी टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। किस चीज की इनकम? इंटरेस्ट की इनकम। तो इंटरेस्ट की इनकम इफ द सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय द एसएससी एज ए स्टॉक इन ट्रेड, इट मीन्स द पर्सन इज ए ट्रेडर। एसएससी इज ए ट्रेडर, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अदरवाइज इफ दीज आर हेल्ड अदरवाइज का मतलब है कि आप एज ए इन्वेस्टर आप उसको होल्ड कर रहे हैं। इफ दीज आर हेल्ड अदरवाइज इट मीन्स एज ए इन्वेस्टर यू आर होल्डिंग इट एंड यू वांट ए रिटर्न आउट ऑफ इट एंड इट इज नॉट योर बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड हियर एज एन इन्वेस्टमेंट। एज एन इन्वेस्टमेंट तो जो रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर एज ए इंटरेस्ट होगी उन सिक्योरिटीज के ऊपर, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए अब यहां पे क्या है, मेरे पास तीन हेड इन्वॉल्व हो गए। एक तरह से एक हेड हो गया कि अगर आप सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन है, लेकिन मैं सिक्योरिटीज की बात करी, मैंने इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहां से हटा दिया। अब अगर मैंने इसके साथ इंटरेस्ट जोड़ दिया तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो रिटर्न होती है सिक्योरिटीज के ऊपर, तो उसको अगर आप एज ए स्टॉक इन ट्रेड ले रहा है एसएससी तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में होगा। अगर वो सिक्योरिटीज अदरवाइज एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, उसका धंधा नहीं है बाइंग और सेलिंग करना, बाई करता है लेकिन रिटर्न लेता है, सेल पता नहीं कब जैसे करता है, तो एज ए इन्वेस्टर तो वो वाली कहां होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और हम कौन सा हेड डिस्कस कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब है कि हमारा रास्ता इधर होके चलता है। सो दिस इज टू बी टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ इट इज नॉट चार्ज्ड अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो यहां तो भाई टैक्सेबल तब होगा अगर आप एक ट्रेडर हैं। अगर ट्रेडर नहीं है, अदरवाइज है, तो आपके पास कहां आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये बात तो क्लियर होगी कि कौन सा जो है प्रॉफिट एंड गेन्स में जाएगा और कौन सा जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ये सिक्योरिटी होती क्या है। हमने पहले भी आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 28B के अंदर सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी होती है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जैसे मान लीजिए आपने जो है 50 रुपए किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया, ठीक है, यानी कि कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने एक कागज के ऊपर जो है आपको दे दिया, ये लो जी 50 रुपए मैंने आपसे लिए हैं। तो ये जो पीस ऑफ पेपर है दिस इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट। अब वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या है? एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आपके पास डॉक्यूमेंट है कि मैंने 50 रुपए यहां इसको दिए हैं, कंपनी को दिए हैं। अब किस फॉर्म में दिए हैं? क्या एज ए डेट दिए हैं? ठीक है, अगर एज ए डेट है तो नेचुरली वो क्या हो गया? सिक्योरिटी होगी। ठीक है, अच्छा अगर शेयर्स हैं वो भी क्या है आपके पास? सिक्योरिटी है।
अगर आपने प्रेफरेंस शेयर दिए वो भी सिक्योरिटी है। तो लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कागज का टुकड़ा है क्या, वो कागज का टुकड़ा क्या शेयर है, वो कागज का टुकड़ा जो है वो क्या डिवेंचर है, वो जो कागज का टुकड़ा है वो क्या बॉन्ड है, क्या कोई सर्टिफिकेट है, क्या है, वो तो कहां से पता चलेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन है। इनकी सिंपल सी बात क्या होगी, ये जो पेपर का कागज का टुकड़ा जो है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसकी चीज का दे रहा है, एक डेट का दे रहा है। हाउएवर लेकिन यहां पे जो सिक्योरिटी है, वैसे तो हम शेयर्स लेते हैं लेकिन ये शेयर्स को यहां पे इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि आप एक तरह से लोन दे रहे हैं उसको, आप उसको ऑनरशिप नहीं, आप ऑनर नहीं बनना चाहते, इसलिए यहां पे शेयर्स नहीं आएंगे। क्योंकि शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड, और डिविडेंड हमने पहले डिस्कस कर लिया आपको कि डिविडेंड की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, क्लियर हो गया जी। तो इसलिए शेयर्स को हमने यहां से निकाल दिया। अब दूसरी टर्म्स में अगर मैं कहूं तो क्या बोलूंगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट। आपने जो पैसा कंपनी को दिया, जो आपने ओ किया, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, ये कागज का टुकड़ा जो आपको दिया, अब वो कागज का टुकड़ा आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो वो डिवेंचर होगा, या आपका बॉन्ड्स होगा, या कोई सर्टिफिकेट होगा, दिस विच इज इशूड बाई। अब किसके द्वारा इशू किया जाएगा, भाई जो कंपनी जो है पैसा रेज कर रही है, ठीक है, आप तो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा कंपनी रेज कर रही है वो क्या होगी, इशूअर कंपनी होगी। तो जो इशूअर है वो अब इशू कौन कर रहा है, इशू दिस कैन बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वाह, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो भी क्या करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रेजरी पेपर्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी अगर पैसा रेज करना चाहती है, लोकल अथॉरिटी अगर नगर पंचायत है, अब जैसे बॉम्बे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज हैं, वो बॉन्ड बेचती हैं और पैसा रेज करती हैं, और फिर कमेटीज म्युनिसिपल काउंसिल्स जो है उनके खर्चे मीट आउट करती है। उसमें कौन हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। हम कंपनी की बातें कर रहे थे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच इज इनेक्टेड इन द स्पेशल लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। अब स्टेट के पास जो है बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे आपके एचआरटीसी है, ठीक है, वो भी क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, जो एक विधानसभा में एक स्पेशल लेजिस्लेशन ला करके, एक्ट ला करके उसको जिसको बनाया गया है, उस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूं। वो कॉर्पोरेशन भी पैसा रेज करने के लिए क्या कर सकती है, वो डिवेंचर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। और बस तभी मैंने क्या बोला कि आप तो हैं एसएससी इन्वेस्टर हैं, आपने पैसा दे दिया 5,000 रुपए। अब 5,000 में आप क्या खरीदना चाहते हैं, डिवेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट इशू। ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसको जो चाहिए। और इन सबको अगर मैंने एक वर्ड से लिखना हो तो मैं उसको क्या बोलूंगा, डेट बोलूंगा। लेकिन डेट में जो है मेरे पास क्या है, एक तरह से लोन हुआ, और उस डेट के ऊपर जो है उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, जो एक कागज के टुकड़े के ऊपर आप एक एक्नॉलेजमेंट लिख करके दे देते हैं कि भैया मैंने तेरे से मैंने इतना पैसा लिया है। अब उसके ऊपर जो भी रिटर्न होगी वो बाद में उसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं। हाँ जी, तो ये बात आपको क्लियर होगी जी, सिक्योरिटी क्या होती है। तो तभी तो हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट, मतलब सिक्योरिटीज जहां पे ट्रेड की जाती हैं, उसमें शेयर्स भी है, लेकिन शेयर्स वाला जो रिटर्न है वो कहां हमने डिस्कस कर लिया था, वो तो सर हमने डिविडेंड में डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखिए एक सिक्योरिटीज के कंटेंट्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये कागज का टुकड़ा है। अब इस कागज के टुकड़े के ऊपर अगर आपने 500 रुपए लिख दिए तो 500 रुपए उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये उसके ऊपर लिख दिया कि देखो जी, आज अगर आप 2021 में पैसा लगाओगे तो ये जो पैसा है वो 2025 में आपको वापस मिलेगा। अब कौन सी डेट होगी, उसको क्या बोलेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब आपको बोला गया बॉन्ड है जी 5 साल का, तो 21, 22, 23, 24, 25 में आपको पैसा वापस मिलेगा अगर आज आप पैसा लगाओगे। साथ में आपको क्या लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको लिख दिया कि जी आपको 8% मिलेगा। अब वो किसके ऊपर लिखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े ऊपर लिखा है, उसके ऊपर डेट लिखा है, किस डेट को आपने परचेज किए, किस डेट को आपने इशू किए। अब मान लीजिए आज की डेट में अगर आपने इशू किए तो आपका फरवरी 2021 आ जाएगा कि जी 10 फरवरी 2021 के ऊपर जो है वो इशू किए गए, तो वो डेट आ जाएगी। प्लेस, किस प्लेस में, कौन सी प्लेस है जहां से हमने इशू किए, और कितने पीरियड के लिए है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 साल के लिए हैं या 20 साल के लिए हैं, तो 5 साल के बाद भी रिडम्पशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी फीचर है उसकी कि दीज आर ट्रांसफरेबल। आज आपके पास है, अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो आप कल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने खरीद लिया तो आपके नाम ही रहेगा, राइट। सो दिस इज ट्रांसफरेबल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस कागज के टुकड़े के ऊपर क्या क्या लिखा होता है।
एंड यू नो बेटर अबाउट, अब जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए का करेंसी नोट है तो 10 रुपए के करेंसी नोट के ऊपर 10 रुपए लिखा होता है ना, उस तरह से कागज के टुकड़े पर अगर 100 रुपए लिखा है तो इसका 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। अब जैसे शेयर्स आपने दिखा है तो शेयर्स की क्या होती थी, वो फेस वैल्यू होती थी, उसके बाद हम उसकी बुक वैल्यू निकालते थे, उसके बाद हम मार्केट वैल्यू थे। लेकिन क्यों, और हम यहाँ पे शेयर्स नहीं ले रहे हैं, और आपको पता है शेयर्स नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कौन होंगे, सिर्फ डिवेंचर हैं, बॉन्ड हैं या सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट सुना है ना आपने, हाँ जी, सीडी सुने हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि इसके ऊपर जो बेसिस ऑफ चार्ज है, टैक्स कैसे लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको जो इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा, जैसे मान लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होगा अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हो कैश बेसिस के ऊपर बना रहे हैं। अब कैश बेसिस का मतलब है कैश आता है तो रिकॉर्ड करते हैं, कैश जाता है तो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है। लेकिन ड्यू बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होता है अगर आप मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, ड्यू बेसिस के ऊपर। ये बातें समझना बहुत जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे और इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जी यहाँ पे नेचुरली बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा, जैसे ही आपका पैसा जो है इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसी टाइम आपका इनकम का पार्ट बन जाएगा वो। आपने ये इंतजार नहीं करना कि मुझे कैश मिल जाएगा तभी मैं इसको इंक्लूड करूंगा, नहीं करना है आपने, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है आपका आ जाता है कि एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे क्या है, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि कई बार आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपने मान लीजिए 15 दिन के लिए पैसा डिपॉजिट किया तो 15 दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए जी मुझे, ठीक है। इनके जितने टाइम पीरियड के लिए आपने किसी सिक्योरिटी को अपने पास रखा, आप चाहते हैं कि मैं उसी का इंटरेस्ट मुझे, मैं आपका हकदार हूं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता सिक्योरिटीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ओके, तो यहां पे क्या होता है, इट डज नॉट एक्रू एवरी डे, हर दिन जो है वो एक्रू नहीं होता यहां पे कि जी मैंने जो है वो 4 दिन अपने पास रखा तो 4 दिन का इंटरेस्ट जो है वो मुझे मिलेगा, ठीक है जी। अब अगर इसका मतलब क्या हुआ, और अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपसे बात करी। एक तो ये डेली बेसिस के ऊपर एक्रू नहीं होता, और दूसरा जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 जनवरी को अपने पास मैंने परचेज किए, उसके बाद जो है वो 2 महीने मैंने अपने पास रखे और 28 फरवरी को जो है वो उसको बेच दिया। अब मैं बोलूं कि देखो जी जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है क्योंकि मैंने 2 महीने मेरे पास है तो मेरे को इंटरेस्ट दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट यू जस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन। तो होता क्या है सर, फिर ये बताइए ना। तो जनरली होता क्या है कि इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू ऑन ड्यू डेट्स स्पेसिफाइड ऑन सिक्योरिटीज। आपके पास यहां पे जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ प्लेस है और पीरियड भी दे रखा है, तो उसके साथ आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ ये भी लिख दिया जाएगा कि आपको जो इंटरेस्ट है वो कब दिया जा रहा है। मोस्टली क्या है कि 6 महीने के बाद दिया जाता है, हर 6 महीने के बाद जो है, मतलब साल में 2 बार और कई सिक्योरिटीज के ऊपर साल में 1 बार। वो डिपेंड करता है कि वो कैसी सिक्योरिटी है, राइट। तो जनरली इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू ऑन ड्यू बेसिस स्पेसिफाइड ऑन सिक्योरिटीज, और जनरली मैंने क्या बताया 6 मंथ, और ये भी क्या हो सकता है 1 ईयर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पार्टिकुलर सिक्योरिटीज आर, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मार्च 1 में एक बार दे दिया, फिर सितंबर 1 को दे दिया। अब मार्च से लेकर के सितंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है जी, 6 महीने का ये दे दिया, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है जी, और मार्च में वो दे दिया। तो 6 महीने का। अब वो तो भाई डिपेंड करता है, अब वो 31 मार्च भी हो सकता है, 30th ऑफ सितंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है जो कंपनी इशू कर रही है, जो एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है, कुछ भी है। तो एवरी ईयर इट फॉल्स ड्यू, ठीक है जी, हर साल तो होगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो साल में जो है वो 2 बार देगी या साल में जो है वो 1 ही बार देगी। फिर जैसे मैंने कहा कि मोस्टली जो है वो साल में 2 बार दिया जाता है। अब मैं इस चीज को ये चीज आपको मैं अब समझाना चाहता हूं, ठीक है जी। तो आपका कॉन्फिडेंस अब हम और इंप्रूव करते हैं। मान लीजिए एक्स परचेज 7%, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पढ़ना आता है ना आपको डिवेंचर, 20,000 सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटीज में मैंने ये नहीं लिखा कि डिवेंचर है, बॉन्ड है, कुछ भी समझ लीजिए। अब आप ड्यू डेट्स आर मार्च 1 एंड सितंबर 1, आपको ये भी दे दिया न्यूमेरिकल में कि जी
आपने 7% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कूपन बोलते हैं ना, ये 20,000 की आपने इन्वेस्टमेंट करी और ये आगे सिक्योरिटी का नाम हो गया, साथ में आपको ड्यू डेट भी आ गई ऑन February 25, 2019। आपने February 25, 2019 ये जो अभी हमने कंटेंट में पढ़ा उस डेट को आपने 20,000 रुपए एक्स ने जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, 25 फरवरी को उसने खरीदा और सेल द सेम्स ऑन March 2, 2019 और मार्च 2, 2019 को उसको बेच दिया। कैलकुलेट द एंटाइटलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, कहता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताओ इसमें। ओके तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रीवियस ईयर कितना है 2018-19, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। तो ये कहां से शुरू हुआ सर, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के मार्च 1 2019 तक हुआ जी, यहां तक 31 मार्च, ये 31 मार्च 2019 आया जी। और यहां से 1 अप्रैल से शुरू हुआ और ये 20 आ गया, ये अगला वैसे लिख दिया मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेट इसमें फॉल नहीं करती, नेक्स्ट ईयर फॉल कर जाती है, तो मुझे ये देखना होता है ना कि ड्यू डेट क्या है। अच्छा अब मुझे बताओ कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक बीच में कौन कौन से डेट को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सर एक तो सितंबर 1 को मिलेगा, तो ठीक है जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये फरवरी और मार्च आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि 1 सितंबर 1 को मिलेगा और 1 मार्च 1 को मिलेगा, तो ये 31 मार्च ये 1 मार्च यहां आ गई, इस पॉइंट के ऊपर आ गई, ये सितंबर 1 यहां आ गया, तो एक साल में ये 2 आ गए। अब नेक्स्ट ईयर अगर देखना चाहो तो सितंबर 1 यहां आता है और मार्च 1 यहां आता है, जबकि आपका प्रीवियस ईयर कहां तक जाएगा, 31 मार्च तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताना कि इसमें 2 डेट्स को ही इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ कितना मिलेगा जी, 6 महीने के बाद 2 रेट। अब इसमें क्या करते हैं कि इस डेट को जिसके पास सिक्योरिटी होगी, चाहे उसने वो 2 दिन ही रखा हो, सिक्योरिटी उसने अपने पास ही रखी होगी, लेकिन पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट उसी का बनेगा जो उसका मालिक होगा। उसी तरह से मान लो मार्च 1 है, अब मार्च 1 को मान लीजिए अभी आपने फरवरी 28 को ही खरीदी और मार्च 1 को आपके पास है, तो मार्च 1 को अगर आपके पास है तो उस टाइम जो उसका मालिक होगा उसको उसने पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब इसके ऊपर ये नहीं देखा जाता कि आपने जो है आपने 1 दिन रखा या 2 दिन रखा या 3 दिन रखा। अब देखिए यहां पे उसने खरीदी कब सिक्योरिटी, February 25, यहां आ गया जी पॉइंट। अगर मैं February 25 देखूं तो इस प्रीवियस ईयर में 18-19 में 31 मार्च तक सिर्फ कौन सी डेट आई, मार्च 1। तो जो मार्च 1 आ गई तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसको एक ही 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे उसने February 25 और कितना 6 दिन अपने पास रखा, लेकिन पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट जो है उसकी एंटाइटलमेंट होगी। और सितंबर 1 नहीं आ रहा है क्योंकि उस डेट को जो है वो मालिक ही नहीं था, जब मालिक नहीं था तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे पास 20,000 के ऊपर 7%, 7/100 इंटू 1/2 यानी कि 6/12 कर दूं मैं, यानी कि क्योंकि दो इंस्टॉलमेंट मिलनी है। तो अब मेरे पास यहां पे ये 10,000 और इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 7 into 100 कितना हो गया जी, 700। अदरवाइज एक साल का कितना होता, 1400, लेकिन ये 6 महीने का नहीं आ रहा है। अगर मुझे अगले साल का बोला जाए, ठीक है जी, अगले साल का, लेकिन उसने बेच ही दिया, मार्च 2 को बेच दिया, इसका मतलब सिर्फ उसको क्या मिलेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट, चाहे उसने कितने रखी, 2 दिन रखी। पॉइंट इज क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ, अल्टीमेटली हमारा जो कंक्लूजन ये ड्राइव हुआ कि जिस डेट को इंटरेस्ट ड्यू होता है उस डेट को कौन सा मालिक है, अगर वो मालिक है तो उसी को ही इंटरेस्ट मिलेगा, डेली बेसिस के ऊपर नहीं मिलेगा। अगर जो इशूइंग अथॉरिटी है अगर वो 6 महीने का इंटरेस्ट देती है तो 6 महीने का इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। अगर मान लो ये यहां पे ये होता कि उसको साल में एक बार दिया जाता है तो इसको कितना मिलता, पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाता। ठीक है जी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में अदरवाइज आपको तंग करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी डेट को जो मालिक होगा वही उसके ऊपर टैक्स देगा। सो इट डज नॉट एक्रू एवरी डे और अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते, आप मान लीजिए कि पिछला मालिक है वो बोले कि देखो जी 6 महीने का नहीं, इन्होंने तो अपने पास जो है वो 5 दिन रखा और बाकी का पीरियड तो मेरा है, तो इनको तो 5 दिन का इंटरेस्ट दो और इनको जो है वो आप 5 महीने और 25 दिन का इंटरेस्ट इनका बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर नहीं होता। ठीक है जी बात यहां पे, ओके।
अगर ये बात क्लियर है आपको तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसका टेक्निकल पार्ट है। देखो, सिक्योरिटीज को हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी सिक्योरिटी? ये मैंने लिखा सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि सर अभी अभी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, दीज आर नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका मतलब कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट इशू कर रही है, पैसा रेज कर रही है। और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे अब आपको क्या बताया, कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन है, वट। और इनका दूसरा नाम क्या है? कमर्शियल सिक्योरिटीज भी होता है। कौन सी सिक्योरिटीज? कमर्शियल सिक्योरिटी। तो नॉन गवर्नमेंट बोल लीजिए, कमर्शियल बोल लीजिए, आपकी इच्छा है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो फर्दर हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सी? एक सर टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, देखिए टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। और दूसरी कौन सी होती है सर? लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनके ऊपर जनरली टीडीएस काट करके जो एसएससी को पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं लेस टैक्स। सॉरी, ये तो टैक्स फ्री है। हाँ, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या होता है कि जो कंपनी, जो भी इशूइंग अथॉरिटी होती है वो सारी कंपनी का जो टैक्स होता है उसको बॉर्न करता है। लेकिन आपको पता है यहां पे बोलने के लिए टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यहां पे एसएससी के हाथ में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर हमने पढ़ रखा है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं विच आर टैक्स फ्री, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं? और दूसरी तरफ क्या है कि गवर्नमेंट भी इनके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं करती। टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। तो अब आपको क्या असाइनमेंट मिल गई? हमने एग्जामिशंस पढ़ी थी ना, तो एग्जामिशन में सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 पढ़ा था ना वहां पे। अब वहां आप जा सकते हैं। और आपको पता है मैंने वहां पढ़ाया था आपको कि आपको ये तंग करेंगी। कुछ एक ऐसी सिक्योरिटीज हैं विच आर एग्जम्प्टेड, लेकिन वो अदर सोर्सेज के साथ कंफ्यूज कर जाती हैं। तो अब आपका रिवीजन हो जाएगा। आप उस वीडियो पे जा सकते हैं, एग्जामिशन के वीडियो के ऊपर, और सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज हैं विच आर टैक्स फ्री, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए यहां पे क्या है कि लेस, नाम तो है लेस टैक्स कि टीडीएस होना चाहिए, लेकिन यहां पे टीडीएस नहीं होता, इसलिए इसको लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। और ये सारी की सारी सिक्योरिटीज क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती हैं। ये क्या थी? एग्जम्प्ट थी। सर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 हमने पढ़ा है। तो ये तो बाहर हो गई, अदर सोर्सेज से बाहर हो गई ना। अच्छा, अब क्या रहेगी? ये तो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो टैक्सेबल, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसका मतलब है जो आप ओनर है वो ओनर विल गेट द ग्रॉस अमाउंट। अब मान लीजिए इसने रिलीज कर दिया आपको 5,000 रुपए, 5,000 रुपए टैक्सेबल होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा जो आपसे टीडीएस नहीं काटा है, टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, तो आपको भी कितना मिलेगा? 5,000। अगर 5,000 मिल रहा है तो ग्रॉस अमाउंट मिल रहा है ना। अगर टीडीएस होता मान लो 100 रुपए जी टैक्स काट लिया तो आपको 4,900 मिलता ना। जब आपको ग्रॉस अमाउंट मिल रहा है तो ऑनर गेट द ग्रॉस अमाउंट, सो देयर इज नो नीड टू ग्रॉस अप। अदरवाइज अगर 100 रुपए यहां काटा होता तो मैं क्या करता? पहले 4,900 प्लस 100 उसमें ऐड करता, फिर उसको ग्रॉसिंग अप करता। ग्रॉसिंग अप सिखाई थी हमने आपको, कैजुअल इनकम में सिखाई थी ना आपको। ओके, तो ग्रॉस अमाउंट है और इसकी ग्रॉसिंग अप नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दीज आर नॉट टू बी ग्रॉस अप, क्योंकि स्टूडेंट इसमें यही इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर जो है वो ग्रॉसिंग अप का ही तो झंझट है। अब आ जाइए कमर्शियल सिक्योरिटी, जिसको हम नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी वैसी होती हैं। एक होती है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कौन सी थी? टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कौन सी? टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज। और ये भी हमेशा क्या होंगी जी? सर टैक्सेबल होंगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरह टैक्स फ्री नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो फिर क्या होता है सर? इसमें यह होता है कि इतना सा फर्क है कि इसके ऊपर टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि सर जो कंपनी होती है ना, जो इंटरेस्ट इशू करती है, वो सारा का सारा बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है वो बियर कर लेती है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि मान लीजिए कि 1,000 रुपए आपने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, ये आपके पास कंपनी है और कंपनी ये आप एक्स है, लेकिन इसके ऊपर क्या किया जाएगा कि जो टैक्स बनेगा ना वो टैक्स मिस्टर एक्स नहीं देगा। जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर मान लीजिए कि 100 रुपए जो टैक्स बनता है, तो 100 रुपए अलग से कंपनी जो है
वो गवर्नमेंट को पे कर देगी 100 रुपीज एज ए टी टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है जी, किसके बिहाफ के ऊपर? एक्स। जो एक्स का बनता था वो कौन देगा? कंपनी देगी। इसलिए ये एसएससी के हाथ में क्या बन जाती है? टैक्स फ्री बन जाती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको तो सीधा अमाउंट कितना मिल रहा है? 1000 रुपए मिल रहा है ना। कंपनी को एक्स्ट्रा बर्डन कितना पड़ रहा है? 100 रुपीज पड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब है हु बियर्स द टैक्स? टैक्स इज बोर्न बाय द कंपनी। एसएससी के हाथ में ये क्या है? 1000। ठीक है जी, तो आपने हमेशा बस इसी सिक्योरिटीज से बच के रहना आपने। अगर आपको ये वाला अमाउंट मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ग्रॉसअप है, नहीं, इसको आपने दोबारा से ग्रॉसअप करना है। चाहे टीडीएस नहीं, आपके बिहाफ के ऊपर टीडीएस नहीं काटा, लेकिन किसने बॉर्न किया वो बर्डन? कंपनी ने किया वो। अब इसके पीछे ये लॉजिक दे रही है कि जी कंपनी ने अगर कंपनी ने ये बॉर्न किया है तो एक तरह से तो अमाउंट कितना होना चाहिए था? 1100 होना चाहिए था। ठीक है जी, तो इसलिए आपने हमेशा क्या करना है, अगर आपको ग्रॉस अमाउंट भी मिल रहा है तो आपने आंखें बंद करके उसको दोबारा से ग्रॉस अप करना है। सो ऑलवेज ग्रॉस अप, फर्दर ग्रॉस अप, इसको दोबारा से आपने ग्रॉस अप करना है। क्यों करना है? बिकॉज टैक्स इज बोर्न बाय द कंपनी विच इशू देम, नॉट डिडक्टिव फ्रॉम इंटरेस्ट पेएबल टू एसएससी। अब 100 रुपए आपसे नहीं काटे उसने, नहीं तो अगर आपसे काटता तो आपको कितना होता? 900। तब तो आपके पास नेट अमाउंट आ गया था, और नेट अमाउंट के ऊपर आपने क्या करना था? ग्रॉसिंग अप करनी थी। ठीक है, तो इसलिए इनकम टैक्स बोलता है कि ठीक है जी, आपसे तो नहीं काटा लेकिन उसने पे किया है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से ग्रॉसिंग अप करते हैं। ठीक है जी, तो एक ये अमाउंट है जो सबसे ताजा तंग करता है। कौन सी जी? टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज। और कमर्शियल सिक्योरिटीज आर जनरली टू बी इशूड बाय द कंपनीज, जो कि गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्या करना है? ऑलवेज ग्रॉस अप करनी है। मतलब ग्रॉस अमाउंट भी आया तो उसको दोबारा से ग्रॉस अप करना है। उसके बाद आ जाती हैं लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी हमेशा क्या होती हैं? टैक्सेबल होती हैं। तो देखिए, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, सिर्फ ये एग्जम्प्ट हुई, ये तो बाहर निकल गई। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे यहां पे तो नो टीडीएस था, लेकिन यहां पे लेस टैक्स इसलिए है क्योंकि इसे टीडीएस काटा जाता है। अब जो है, पहले थोड़ा डिफरेंस होता था, लिस्टेड 10 अनलिस्टेड 20, लेकिन अब जो चेंज कर दिया गया उसमें चाहे आपका सिक्योरिटी लिस्टेड हो स्टॉक मार्केट में या नहीं, या हो चाहे ना हो, सबके ऊपर आपने क्या करना है? टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट 10%। तो सिंपल सी बात है। तो इसके लिए मैं आपको दो बातें जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिए रखा है, अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि जी 9,000 रुपीज आर रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो 9,000 क्या हो गया जी? अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब है इसको आपने जो अमाउंट मिला है ना, तो इसको आपने ग्रॉस अप करना है, क्योंकि ये आपके पास क्या अमाउंट आया हुआ नेट, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर हमेशा क्या किया जाता है? टीडीएस। अगर टीडीएस है तो इसकी ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी। तो ग्रॉसिंग अप के लिए क्या करेंगे? 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, क्योंकि 10% टीडीएस होता है। इसका मतलब है कि ये 0 से 0 कट गया, 1000, यानी कि 10,000 रुपीज आपका ग्रॉस अमाउंट होगा जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है कि नाउ द इंटरेस्ट यू विल रिसीव दैट इज 10% ऑन 1 लाख नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि अब आपको क्या देखा है? परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। तो आपको पता है 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो अब 10,000 जब आपको आ गया, कैलकुलेट करने आ गया, इसका मतलब है दिस इज ग्रॉस अमाउंट। अगर ग्रॉस अमाउंट है तो ग्रॉस अमाउंट है, इसका मतलब इसके ऊपर टीडीएस नहीं हुआ है। अगर टीडीएस नहीं हुआ है तो नेचुरली आपको ग्रॉसिंग अप करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? ग्रॉस अप व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, व्हेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देन नो ग्रॉस अप। ठीक हो गया जी। ये है बस कंफ्यूजन किसके लिए? क्रॉसिंग अप ऑफ द सिक्योरिटीज। और उसमें भी आपने किसमें दिक्कत होती है? कमर्शियल सिक्योरिटीज विच आर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक क्लियर है जी। तो चलिए जी, अब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करते हैं। मिस्टर आर हेल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। क्या क्या है? ₹90,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। डिवेंचर है तो इसका मतलब है नॉन कमर्शियल है, सॉरी कमर्शियल सिक्योरिटीज है। ठीक है, और कौन सी कंपनी है जी? लिस्टेड कंपनी है। टीडीएस कितना है जी? एट द रेट ऑफ 10% है, दे दिया है, अदरवाइज आपको पता है।
दूसरा है ₹1 लाख 12% पंजाब गवर्नमेंट लोन। लो जी, पंजाब गवर्नमेंट का भी आ गया सिक्योरिटी। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 1 जनवरी। देखो डेट भी दे रखी है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसके लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए यहां पे क्या है, टैक्स फ्री। आप देख सकते हैं कौन सी इनकम आ गई जी, टैक्स फ्री। ये देखो ये थी टैक्स फ्री। और आपको क्या बोला था, टैक्स फ्री के ऊपर अगर आपको अमाउंट मिल रहा है तो चाहे वो ग्रॉस अमाउंट है, उसकी क्या करनी है आपने, दोबारा से ग्रॉसिंग अप करनी है, ठीक है जी। तो 90,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर, ठीक है। तो ये जो टैक्स फ्री डिवेंचर्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा, लेस टैक्स नहीं है ये। तो 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, मैंने बताया आपको 10%, तो कितना हो गया जी 10,000। और 1 लाख रुपीज के 12% पंजाब गवर्नमेंट लोन है। तो क्या है जी, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पंजाब गवर्नमेंट का लोन है हमारे पास, ओके। इसके ऊपर टीडीएस नहीं होता, इसलिए ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। तो 12% ऑफ 1 लाख कितना हो गया जी 12,000। तो कितना आ गया जी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 22,000 विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ग्रॉसिंग अप कहां करनी है, ग्रॉसिंग अप नहीं करनी है। तो इसलिए ये आपको मैंने डिटेल में एक सिंपल वे में कैलकुलेट करके बता दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि किसकी ग्रॉसिंग अप करनी है, किसकी ग्रॉसिंग अप नहीं करनी है। तो इससे रिलेटेड आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको जो है वो और नॉलेज हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद मैं इसी के साथ जो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, तो ये बात भी अब आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जिसको जनरली कई बार थ्योरेटिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज नोन एज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, सेक्शन 94। तो इसको तो मैंने लिखा कि व्हाट आर द प्रोविजंस टू काउंटर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। क्या मतलब हुआ वो, उसको मैं पहले आपको समझाता हूं और उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ता हूं। देखो हुआ क्या, मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखा कि मिस्टर ए जो है उसकी सैलरी की इनकम है 9 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम उसकी नील है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैं, ड्यू डेट है 31 दिसंबर को। इनकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की इनकम उसकी 1.5 लाख रुपए की है, और इस तरह से टोटल इनकम उसकी 10.5 लाख रुपए है। मिस्टर बी जो है उसकी सैलरी की इनकम नील है, और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन छोटा सा बिजनेस करता है, 1.5 लाख रुपए इनकम है, डिवेंचर से कोई इनकम नहीं है और इसलिए इनकम 1,50,000 है। लेकिन दोस्ती पक्की है, इसकी इनकम बहुत कम है, इसकी इनकम जो बहुत इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत कम है, लेकिन दोस्ती पक्की है। अब उसके दिमाग में एक बात आती है, वो क्या बात आ रही है, वो कहता है यार देख, ये जो 1.5 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, ये ड्यू डेट मेरी कितनी है 31 दिसंबर, और अभी अभी हमने पढ़ा कि उस डेट को जो मालिक होगा उसी को वो इंटरेस्ट की इनकम होगी। वो कहता है यार अगर 31 दिसंबर को है तो ऐसा काम करते हैं कि 30 दिसंबर को मैं तेरे को जो ट्रांसफर कर देता हूं, ये तेरे को जो बेच देता हूं, इसको वैसे बेच देता हूं, दिखाने के लिए बेच देता हूं। तो उसने क्या किया कि 30 नवंबर को ये सिक्योरिटी ली और किसको दे दी, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी को होगी तो ये 1.5 लाख रुपए इसका खत्म हो जाएगा, और इसका 1,50,000 रुपए का इंटरेस्ट की इनकम किसकी हो जाएगी, मिस्टर बी की हो जाएगी ना, क्योंकि अब 31 दिसंबर को ये मालिक नहीं रहेगा, मालिक कौन बन जाएगा, मिस्टर बी, और जो उस डेट को मालिक होता है उसी को इंटरेस्ट की इनकम होती है। उसने बोला बहुत अच्छी बात है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हो गया कि अब उसकी इनकम कितनी रहेगी 9 लाख रुपए, और इसकी इनकम कितनी होगी 3 लाख रुपए। और वैसे भी अगर सेविंग कर जाए तो इसके ऊपर फिर इसको टैक्स जो है वो नील पड़ेगा, इसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई, 30% से भी देखा जाए तो 45,000 की टैक्स उसने बचा लिया। फिर उसने ये कहा कि देख, जैसे ही 31 दिसंबर चली जाएगी ना, तो 31 दिसंबर के बाद तूने ये करना कि मैं तेरे से फिर वापस ले लूंगा। तो उसने क्या किया, 15 जनवरी को जब उसने इंटरेस्ट की इनकम यहां चलेगी तो ये अपनी जो सिक्योरिटीज थी वो बाई बैक कर ली, दोबारा से उससे ले ली, चाहे कागजों में दिखाई या जैसे मर्जी आई। जब बाई बैक आ गई तो अब क्या हो गया, अब दोबारा से इंटरेस्ट डिवेंचर उसका बन गया, मिस्टर ए का डिवेंचर बन गया, वही दोबारा मालिक बन गया। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गवर्नमेंट को लॉस हो गया। अदरवाइज क्या होता है, 10.5 लाख रुपए को वो टैक्स देता, 45,000 रुपए का टैक्स, और इधर जो है वो ये इधर नहीं चाहती। तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स। टैक्स चोरी करने के तरीके ये थे। अब ये जो है वो गवर्नमेंट के नॉलेज में ये बात आ गई कि लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर लोग ऐसा करें तो उसके लिए इसने क्या किया कि सेक्शन 94 में अब इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दीज ट्रांजेक्शंस आर नोन एज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शंस।
क्या बोलते हैं जी इसको? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो उस केस में मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर वहां पे थ्योरी पढ़ता हूं। तो उसमें यह कहा गया कि सेक्शन 94 में यह कहा गया कि यहां पे अगर ऐसा होता है कि जब ड्यू डेट आती है तो उससे पहले वो ट्रांसफर कर लेता है, और जब ड्यू डेट चली जाती है तो उसके बाद की डेट से वो उसको बाई बैक कर लेता है, और ऐसी अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के स्कैनर में आ जाती है, तो उस केस में यहां पे जो 1.5 लाख रुपए की इनकम जो मिस्टर बी को जा रही थी, वो कहता है तू ट्रांसफर करता रहे, लेकिन वो इनकम जो है वो मिस्टर ए की ही बनी रहेगी, वही उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी देगा। मिस्टर बी की ये टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, मिस्टर बी की इनकम नहीं बनेगी, और इसीलिए ये प्रोविजंस किया गया। तो देखिए, अब आपको थ्योरी जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया। सो व्हाट आर द प्रोविजन टू काउंटर, कैसे काउंटर किया जाए अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। देखिए अब मेरे को लगता है थ्योरी समझ आ जाएगी। इन दिस केस द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी सेल और ट्रांसफर सिक्योरिटीज एंड बाई बैक देम। देखो यहां पे उसने क्या किया, पहले बेची फिर वापस ले ली। द टाइमिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज सच दैट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स इन बिटवीन द डेट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सच सिक्योरिटीज। ये देखो, अब 31 दिसंबर को था, 30 नवंबर को वहां से चला गया, 15 जनवरी को हो गया, तो 30 नवंबर और ड्यू डेट कितनी थी? 31/12, और बाईवैक कितने आ गई? 15/1। तो बताओ इन दोनों के बीच की डेट थी ये। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स इन बिटवीन द डेट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सच सिक्योरिटीज। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द ओनर एस्केप्स द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पे मैंने क्या बताया, वो उसकी एस्केप करना चाह रहा था, इसलिए 10.5 की जगह वो कितना देना चाह रहा था? 9 लाख, और इधर ये 1.5 लाख की जगह इसकी 3 लाख होती है, तब भी उसको लाइबिलिटी नहीं पड़ रही थी। ठीक है, मान लो वो सीनियर सिटीजन था, तो 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या किया गया? ये काउंटर प्रोविजन किया गया, और वो क्या किया? कहता इफ द ऑनर एस्केप्स टैक्स लाइबिलिटी देन इंटरेस्ट पेबल ऑन सच सिक्योरिटी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ऑनर एंड नॉट ऑफ द पर्सन टू होम सच सिक्योरिटीज वर सोल्ड। भाई जिसको सिक्योरिटी सेल करी उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम मिस्टर ए की ही मानी जाएगी। तो ये अगर जो लोग अवॉइडेंस ऑफ टैक्स कर रहे थे उसको रोकने के लिए जो है वो ये काउंटर किया गया, और उसके लिए हमारे सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है ये क्लॉज को ऐड कर दिया गया। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का। अच्छा, उसके बाद मैं जब इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो ये थोड़ी सी ये भी बात कर लेता हूं। देखो इंटरेस्ट, ये आपको पोस्ट ऑफिस में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंदिरा विकास पत्रा, इंटरेस्ट ऑन विकास पत्रा और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू, इनकी भी जो टैक्सेशन होती है एक्रूअल बेस के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आज आप गए पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में आपने 5,000 रुपए के एनएससी परचेज कर लिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिनके ऊपर 80C के अंडर क्या मिल जाती है? आपको डिडक्शन मिल जाती है, और आपको बोला जाता है कि 7 साल में ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 रुपए का 7 साल के बाद, मान लीजिए कि आपने ये 2010 में खरीदा है, तो इसका मतलब 2016 में जाकर के कहीं ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हाँ 16 में जाकर के वो डबल हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब 16 में जाके आपको 10,000 मिलेगा ना। लेकिन वो कहता है कि देखो 2010 में आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 5,000 के ऊपर आपको कोई ना कोई रेट से इंटरेस्ट तो मिला होगा। मिला नहीं है, लेकिन एक्रू तो हुआ। अगर एक्रू हुआ तो वो कहता है कि जैसे 400 रुपए जो हुआ एक्रू हुआ, कहता है दिस इज टू बी ट्रीटेड हियर एज इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सर लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो गवर्नमेंट जो है हर साल एक टेबल बनाती है, उस टेबल में वो बताती है कि अगर आपको 1 साल हो गया खरीदे हुए तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब मान लीजिए कि वो दूसरे साल चली जाते 2011, तो कहता है 9%, क्योंकि ये भी इसमें ऐड हो गया, और फिर तो वो भी किसके ऊपर होगा? एक्रूअल, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट तो आपको कब मिलेगा? ये जो इंटरेस्ट है ना आपको कब मिलेगा? 5,000 में 5,000 आपका इंटरेस्ट है, 10,000 मिलेगा ना कब? मैच्योरिटी पे 7 साल के बाद तो मिलेगा, तो तब। लेकिन साथ में हर साल जो आपका इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, रिसीव तो 7 साल के बाद, कहता एक्रूअल होगा ना जो, वो भी इंटरेस्ट की इनकम मानी जाएगी, और वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगी, हर साल आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये भी एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट जो है मैंने आपको बताया, और टेबल आपकी बुक्स में दे रखा है कि अगर आपने ये जो विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, किसान विकास पत्र हैं, ये अगर खरीद रखे हैं तो उनको
कितना टाइम हुआ, अगर 1 साल के बाद 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और 500 साल में तो जाकर के 6ठे साल में 7वें साल में तो वो कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि 7वें साल में तो आपको मैच्योर ही हो जाएगा और वो डबल पैसा मिल जाएगा, जिसमें 5,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 5,000 आपका इंटरेस्ट है। अब उस साल आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हर साल आप उसके ऊपर क्या देते आए, टैक्स देते आए, तो डबल टैक्सेशन थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब आप ये जो टेबल है वो आप वहां देख सकते हैं या गूगल कर सकते हैं कि जी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो क्या है, वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो कि हमने डिटेल में एक तरह से डिस्कस कर लिया, दैट इज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसके बाद हम एक और इनकम के साथ जो है आपके पास आएंगे, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, जो कि विदाउट कंसीडरेशन और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के साथ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जिसको पॉपुलरली विच इज नोन एज गिफ्ट।